ओके जी, हम फॉर्मली अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच मिस इकरा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ गया। अभी मैं आपका हैंड लोअर डाउन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा इसे रेज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जब भी हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के पोर्शन की, जब भी हम बात करते हैं एजुकेटर्स की या वन पेपर एग्जाम्स की, एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं इंग्लिश का पोर्शन जब भी उनकी आंखों के सामने आता है, क्योंकि से 40% तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस सीएसएस को भी मेंटोरशिप करते हुए 5 साल का अरसा गुज़रा। इसमें भी देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके ओवरऑल हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को काफ़ी मुश्किल समझते हैं और उनको इंग्लिश काफ़ी टफ टाइम देती है। ख़ैर, प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हमारे पास जो है कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, भले आप एनटीएस की बात कर लीजिए, एफपीएससी की बात कर लीजिए, पीपीएससी की बात कर लें। और पीपीएससी की बिलख़ुसूस इसलिए कि इसमें आप जानते हैं कि पीपीएससी के पेपर में आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी एक गलत जो है वो जवाब पे टिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो 0.25 की डिडक्शन हो जाएगी। और अगर आप उसको खाली छोड़ते हैं तो फिर ये डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन वो बहरकैफ़ गलत जो है वो मार्क होगा। तो एजुकेटर्स की जॉब में हमारे पास जो है 30 से 40% हमारा जो है वो पोर्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज पर। अब इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे शायद हमारी ज़ुबान नहीं, यहाँ पे मेरी मुराद जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर। तो ग्रामर की जब भी हम बात करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ग्रामर न जाने क्या है। जिन लोगों को ग्रामर पता है, तो वहाँ पे शायद कोई नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आपसे पूछता नहीं है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। बिल्कुल एक फिक्स में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आई डोंट नो कि अब होता कुछ यूँ है कि अली इज़ अ बॉय, इसमें से आपको पिक करने की ज़रूरत है कि बताइए अली यहाँ पे क्या है, इज़ क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एजुकेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए 3 चीज़ों को इस वीक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले वो तमाम बेसिक ग्रामर के वो सेक्शंस जो कि हमारे एग्ज़ाम्स का हिस्सा हैं, उनको कवर करेंगे, जिनमें हमारे पास बेसिक ग्रामर है, ये सेक्शन 1 में हमारे पास होगा। बेसिक ग्रामर में हमारी मुराद हर वो चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगी। इसमें हमारे पास सेंटेंसेस भी हैं, इसमें हमारे पास प्रपोज़िशन भी है, इसमें हमारे पास जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस भी हैं, इसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, नरेशन है, और इसी में हमारे पास जो है वो करेक्शन भी शामिल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी। आज हम आगाज़ करेंगे बेसिक ग्रामर से, और बेसिक ग्रामर का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम वो तमाम बेसिक चीज़ें करेंगे जो आपने ऑलरेडी कर ली हैं, बल्कि एक मकसद ये है कि थोड़ा-सा रिवाइज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन हम प्रोसीड फर्दर कर जाएँगे उन चीज़ों पे जो कि थोड़ी मुश्किल हैं और जो कि एक्सपेक्टेड हैं। इसके बाद मीटिंग के एंड वाले 10 मिनट्स को हमने रखा है आपके उस क्विज़ के लिए। आपको आपकी फ़ाइल जो है पीडीएफ में नोट्स की फ़ाइल शेयर कर दी गई है, और ये फ़ाइल आपकी डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर एक खाना, एक फ़ोल्डर मौजूद है, नवंबर के नाम से जो है, वहाँ पे भी अपलोड कर दी गई है। अगर आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके जो है वो नवंबर के माह में सर्च करें, मिल सकती है। सो अगर ये गुम भी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगले वीक की फ़ाइल भी आपके पास जो है वो आ जाएगी। सो प्रोसीड फर्दर करते हैं जी। हम किसी भी लैंग्वेज की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हमें ग्रामर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या वजह है कि हमें ग्रामर के ऊपर बात करनी पड़ती है? कि तो हम जो हैं वो उर्दू के अंदर बात करते हैं, उर्दू ज़ुबान है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, मुझे सर्फ़ और नहव का नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इसमें मैं जो कह रहा हूँ ये क्या है या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बोल पा रहा हूँ। लेकिन ये इंग्लिश के मामले में, जब मैं इंग्लिश को बोलता हूँ, तो मुझे इंग्लिश की ग्रामर को सीखना पड़ता है। सो इसका मतलब ये है कि ग्रामर से मुराद हमारे पास कैसे लफ्ज़ों के पीछे काम करने वाला एक ऐसा जाल है जो कि समझने की ज़रूरत है। हम
उर्दू को बोलते हुए समझना इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात जब हम नेटिव स्पीकर होते हैं, जब कोई लैंग्वेज हमारी मदर लैंग्वेज होती है, हम उसमें इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और वो चीज़ें अनकॉन्शियसली हमारी बेहतर होती हैं। कुछ ऐसा ही इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ है। ग्रामर हमारे पास पैटर्न है, जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है, लेकिन ये रूल्स असल में इनमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये और क्यों हर दफ़ा पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी ये क्यों पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? और सीएसएस, पीएमएस जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर भी इनको नहीं छोड़ा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। क्या ऐसा होता है कि सीएसएस, पीएमएस या एजुकेटर्स की जॉब के अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं? या ये वही हैं जो 8वीं क्लास में आपने पढ़े थे और अभी तक चलते आ रहे हैं? जवाब इसका यही है, ये वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपने बचपन में पढ़े थे, लेकिन अभी आते अब आपने ना उनको तब वहाँ पे पढ़ा और पढ़ा तो समझ नहीं आ सके, समझ आए तो भूल गए, कुछ ऐसी सिचुएशन है। यही वजह है कि जब हमसे वो पूछता है कि इसको करेक्शन करें, तो उसको ये पता होता है कि करेक्शन वही कर सकता है, लैंग्वेज के ऊपर जो है वो कमांड है, जिसको एक्सपर्ट है वो इसको ठीक कर सकता है और हम नहीं कर पाते हैं। सो ग्रामर में हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम हर वर्ड के रोल को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या बात मैंने कर दी कि हर वर्ड के रोल को समझने की कोशिश करेंगे? मान लीजिए मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सो मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन अपनी निजी लाइफ में मैं एक टीचर ही नहीं हूँ, मैं ड्राइव भी कर लेता हूँ। इसके साथ-साथ मैं घर के और कामों के अंदर भी बिज़ी होता हूँ। सो आप मुझे मेरी क्लास के अंदर जो हैं, वो मेरी ड्राइविंग से पहचानेंगे। आप जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव बुक रीडिंग, तो क्या मुझे आप जो हैं वो एक स्टूडेंट के तौर पर जानेंगे? मैं एक लाइब्रेरी के अंदर होता हूँ, वहाँ पे मैं स्टूडेंट भी होता हूँ। वहाँ पे मैं बुक्स को रीड भी कर रहा होता हूँ। एक मार्केट के अंदर जो है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं बॉयर भी होता हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि पुरानी कार को सेल करना हो तो मैं सेलर भी बन जाता हूँ। सो क्या ऐसा होता है कि आप एक पर्सन को एक ही रोल से पहचानें? क्या ऐसा होता है? येस, नो? क्या एक पर्सन जो है वो सिर्फ़ ड्राइवर, टीचर, स्टूडेंट, बायर, सेलर ये तमाम हो सकता है? येस, वो सारे के सारे रोल्स में आ सकता है। सो ये जो डिफरेंट रोल एक पर्सन प्ले कर सकता है, सिमिलरली डिफरेंट रोल प्ले करते हैं आपके वर्ड्स, ठीक है? इन वर्ड्स के डिफरेंट रोल को प्ले करने को समझने का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? यहाँ तक क्लियर हुआ जी? इन रोल्स को समझने का नाम जो है वो हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू कैन मेंशन येस और नो इन द चैट बॉक्स। इन केस यू डिडंट गेट एनीथिंग तो आप बता सकते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास ये हमने ये भी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते किस तरह से। कुछ कहते हैं बचपन में पढ़ते आए हैं 8 होते हैं, कुछ कहते हैं 9 होते हैं और बाज़ औक़ात तो वो डायरेक्टली एक एमसीक्यूज़ इसी पे पूछ लेता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने? तो हमारे पास हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास जो हैं वो अब 8 हैं, लेकिन 9 भी मान लेते हैं। 8 से मुराद ये है कि आर्टिकल को उन्होंने ख़त्म करके इसको जो है वो कर दिया है, एडजेक्टिव के अंदर जो है वो इसका एक सब सेक्शन बना दिया। ओके जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से रिविजिट करेंगे, मुझे पता है कि ये सभी को आता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एक रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं पाएँगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्विकली रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। सो जी पार्ट्स जो जानते हैं कि आपके पास आ जाता है जी प्रोनाउन, सिंपल करते हैं और फिर प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। हर वो चीज़ जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद है, क्लियर, हर आपके इर्द-गिर्द है, हर वो चीज़ आपके हवासे ख़म्सा में आ सकती है, वो नाउन है। हर वो चीज़ जिसे आप फ़ील कर सकते हैं, जो प्लेस है, जगह है, कुछ भी है, वो एक नाउन है। सो नाउन तक तो हमें क्लियर हुआ। अब
नाउन में आप मुझे ये बताएंगे इस सेंटेंस में कि यहाँ पे नाउन कहाँ पे है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कि नाउन कहाँ पे है। सो अकबर वाज अ ग्रेट किंग। क्विकली जरा बेसिक चीजें हैं कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग में नाउन बता सकते हैं कहाँ पे है। ओह यस, हमारे पास अकबर इन इटसेल्फ जो है वो हमारे पास नाउन है। सो नाउन है, लेकिन अब हम जो है वो नाउन में हर वो चीज जो टेंजिबल है और हर वो चीज जो इनटेंजिबल है, नॉन टेंजिबल है, वो भी हमारे पास नाउन है। मिसाल के तौर पर आप कोई ख्वाहिशात हैं, कोई फीलिंग्स हैं, सारी की सारी या कुछ कंक्रीट चीजें हैं, वो भी आपके पास जो है वो नाउन में आती हैं। सो जी, नाउन की कहानी तो क्लियर हुई। अब इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उन पे बाद में बात करेंगे कि क्या होती है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी प्रोनाउन। जिस तरह से इसका वेरी टाइटल ही शेयर कर रहा है कि प्रोनाउन है एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज होता है, वर्ड यूज नाउन। अब ये तो डेफिनेशन सभी को पता है। हमारे पास क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं आते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रोनाउन क्या है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, मिसाल के तौर पर जॉन इज एब्सेंट, ये स्टेटमेंट है, ही इज इल। अब मुझे जरा इसमें बताइएगा कि प्रोनाउन कहाँ पे है। इस स्टेटमेंट में जो आपके सामने है वो प्रोनाउन कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश बदकिस्मती से मैकेनिकल है। इंग्लिश बदकिस्मती से उसी को आएगी जो इसकी प्रैक्टिस करता है, जो साथ साथ लिखेगा, जो साथ साथ मेंशन करेगा, जो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेगा। हम सब लोग बड़ी जल्दी सेल्फ ब्लैकमेल हो जाते हैं। हमें बड़ी जल्दी ये लग रहा होता है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन कहानी में कब आते-आते से नहीं आता पे स्विच हो जाते हैं, ये पता नहीं चलता, ये समझ नहीं आती है। सो यू नीड टू रिमेन वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज़ थिंग्स। आपको इन पे काफ़ी ज़ोर देने की ज़रूरत होगी। सो आपने जिन्होंने कामयाबी से आइडेंटिफाई किया, दैट्स ग्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पे गलत लिखने पे कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप इस पे ज़रूर लिखेंगे। जी आर वेयर यू लेफ्ट होम। अब जरा इसमें आपने प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे है जी प्रोनाउन। वेल डन जी, मोहम्मद एहसान ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि वो जॉन की जगह, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। अब द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन है, कहाँ पे है जी, द बुक्स आर यू लेफ्ट देम। तो हम यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी ये हमारे पास जो है वो क्या है, वेयर यू लेफ्ट देम। सो यू है जो बहुत से लोगों ने कहा नहीं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बुक्स की जगह जो है वो क्या है, यहाँ पे हमें देम है। जो हम एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम देम की भी बात करेंगे। डेफिनेटली यू भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ देम की, क्योंकि ये बुक्स का इस्तेमाल हुआ। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम दो चीजों को समझ चुके हैं, एक नाउन, नाउन एडवांस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारे लेक्चर में चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुश्किल होने का ये मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मुश्किल होने का ये मतलब है कि अगर आप साथ-साथ प्रोसीड फर्दर करते चले जाएँगे तो आपको समझ में आएगा, और प्रोसीड फर्दर करने का मतलब ये है कि आपको चैट बॉक्स को इफेक्टिवली यूज़ करना है। यकीन कीजिए, यहाँ पे अगर आप गलत भी लिखेंगे, नो वन इज़ गोइंग टू पेनलाइज़ यू, कोई कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत है, अपनी हेजिटेशन को दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास अभी यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक ये नाउन है जिसको अभी मैंने सर्कल किया, और दूसरा हमारे पास जो है वो प्रोनाउन है। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ओके जी, थर्ड नंबर पे हम जो है वो चलते हैं। थर्ड पे हमारे पास है जी वर्ब। वर्ब के बारे में एक बड़ा गलत गुमान है। कहा जाता है कि वर्ब को किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है। नहीं, वर्ब का एक और काम भी होता है। वर्ब ने आपको स्टेट भी बतानी होती है। वो जो सिचुएशन होती है, कुछ ही चीज़ की बीइंग होना, वो हमारे पास भी वर्ब है। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ लाहौर इज़ अ बिग सिटी। सो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि वर्ब कहाँ पे है? मैंने बताया कि एक्शन
बीइंग है, तो कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे। सो वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास इज जो है वो बता रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग। सो लाहौर इज अ बिग सिटी। तो जब हमें एग्जाम्स में ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि इस स्टेटमेंट में से वर्ब को ढूंढें, तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज के होने की हालत को भी जाहिर करता है, तो वो हमारे पास होगा जी बीइंग। सेकंड सिचुएशन देखिएगा, अब इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कहाँ पे है। सो कराची इज अ big city. Once again, the same, the Karachi I have just changed. Karachi is a big city. So इसका तो वही होगा, बस easy sentence इसलिए लिखा कि वो लोग जो नहीं लिख रहे उनको शायद ये मिल जाए। अच्छा जी, the girl wrote a letter to a cousin. जी participants, the girl wrote a letter to her cousin. यहाँ पे क्या कहाँ पे है वर्ब, कहाँ पे है यहाँ पे हमारे पास रूट जो है वो हमारे पास वर्ब है। दैट्स गुड, हमें ये समझ में आया कि एक स्टेट है और बीइंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर में नो वन इज गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली कि नाउन की डेफिनेशन बताइए या प्रोनाउन की डेफिनेशन बताइए या वर्ब क्या होता है ये बताइए। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द सेंटेंसेस, फिकरात दिए गए होंगे और उसमें से बताना होगा कि कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोनाउन है, कहाँ पे बाकी चीजें हैं। ये सब के सब आप आइडेंटिफाई करेंगे, ओनली देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक ऑल द थिंग्स। ओके जी, अब यहाँ से एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। किसी का कैमरा स्विच ऑन है, लेट मी स्टॉप द वीडियो ऑफ दिस पार्टिसिपेंट। ओके, मैंने आपका कैमरा स्विच ऑफ कर दिया। भूलना कि चार नाउन वर्ब और आ रहे हैं। अच्छा जी, फोर्थ में हमारे पास है जी एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब से पहले मैं एडजेक्टिव करना चाहूंगा बिकॉज इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एडजेक्टिव थोड़ा सा टाइटल पे गौर कीजिएगा। एडजेक्टिव का मतलब है कुछ ऐड से शुरू हुआ, ऐड, EDD, कुछ ऐड किया आपने। सो क्या ऐड हुआ, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, क्या क्या डिस्कस की हैं, हमने नाउन को डिस्कस किया, हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया। तो एडजेक्टिव हमारे पास कुछ ऐसा है जो इनके मीनिंग्स में कुछ ऐड करेगा। ये इनके मीनिंग्स में कुछ ऐड करेगा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव समझिएगा जरा इसको, कुछ ऐड हुआ। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ही इज अ बॉय। अब मुझे यहाँ पे सिंपल है, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन जब मैंने बताया वो कैसा लड़का है तो इसका मतलब है बॉय के मीनिंग को इसने मॉडिफाई कर दिया। पहले हमें यही पता था कि वो एक लड़का है, लेकिन अभी जब मैंने ब्रेव लगाया तो इसने क्या किया, इसने एक हमारे पास मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया, एक नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया इसने। ये जो इसकी क्वालिटी थी जिसमें इसने इसको मॉडिफाई किया, वो हमारे पास एडजेक्टिव था। अब आप आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि क्या है इसमें जो है वो दूसरे नंबर पे हमारे पास सेंटेंस है। There are 20 boys in the class। अब इसमें बताइएगा हमारे पास एडजेक्टिव कहाँ पे है, well done, we have 20 here, और 20 हमारे पास जो है वो क्या है जी, 20 हमारे पास, यस, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, थोड़ा क्विकली चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम जो है वो एडवर्ब की बात कर लेते हैं। जी, जिस तरह से एडजेक्टिव था नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा था, एडवर्ब वो है जो कि वर्ब के, इसके साथ साथ एडजेक्टिव के, इसके साथ साथ किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैं लिख देता हूं कि ही वर्क द सम। अब क्या इसमें हमारे पास कोई एडवर्ब मौजूद है? ही वर्क द सम, उसने क्वेश्चंस को हल किया, उसने सवालात को हल किया,
अगर आपको ये फिक्र दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि यू आर सपोज टू वर्क ऑन इट, और इसमें से आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, क्या कर पाते हैं आप एडवर्ब आइडेंटिफाई? सो यहाँ पे हमारे पास कोई एडवर्ब नहीं, और जब मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया तो अब बताइएगा कि एडवर्ब कहाँ पे है? He come quickly, यहाँ पे हमारे पास कहाँ? Let's see. Oh yes. So quickly is going to be an adverb here. Oh yes, that's great. और जब हम ये कहते हैं हम नई स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस स्क्रीन का तो आप ले सकते हैं। हम नया स्क्रीन एक इसमें नई स्क्रीन एक ऐड करते हैं। ओके जी। अच्छा जी, जब मैं ये लिखता हूँ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसमें बताइएगा द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब कहाँ पे है? दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ओह यस। चलिए, अब हम जो है डिस्कस कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। अब हमारे पास जो है वो आते हैं जी प्रपोजिशन। सभी जानते हैं प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन के मुतालिक हम अपने नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्विकली इंशाल्लाह, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रपोजिशन आपने याद करनी है जो लिंक बनाती है नाउन प्रोनाउन के दरमियान और रिलेशनशिप को जाहिर करती है। इसके साथ जो है हम इसकी डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, काफी इजी है। कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो एक वर्ड होता है, अ वर्ड जो कि ज्वाइन करता है। जो किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। सो अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करके मुझे बताइएगा, इकरा एंड आयशा आर कजन्स। सो इसमें मुझे बताएंगे आपके कंजंक्शन कहाँ पे है इस सेंटेंस के अंदर जो होता है? हमारे पास जो है वो एंड है, या आई वेन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ पे कहाँ पे है? लास्ट में हमारे पास है जी, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट जिन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन से मुराद हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्सप्रेस करता है कुछ। देखिए, जो वर्ड एक्सप्रेस है यही कुछ बता रहा है, जो ऐसी चीज जो आपके अंदर प्रेस होती है, जब उसको निकालते हैं बाहर तो वो एक्सप्रेस होती है, तो जो आपके अंदर सडन फीलिंग्स को बताता है। तो जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए, जिस तरह से अल्लाह, पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो था हमारे पास पहला सेक्शन। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इसमें पता होना चाहिए और आप जो हैं वो इस काबिल हों कि आपको ये पता चले कि चीजें जो हैं वो किस तरह से मूव ऑन की, किस तरह से आगे चली। अब आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अब पढ़ चुके हैं, जरा क्विकली एनालिसिस कर लें कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपको भी परखने का मौका मिले कि आप जो है वो कहाँ पे हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने पहला वर्ड लिखा, स्टिल वाटर्स रन डीप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि इसमें स्टिल जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो आपने बताना है जी, स्टिल वाटर्स रन डीप। जी पार्टिसिपेंट्स ट्राई कीजिए, बाकी सारे भी जो है वो इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज के ऊपर हम जो है वो बात, ओके, ऑलराइट, हम एक्सरसाइज पे कल बात कर लेंगे, क्योंकि आज जरा इसको रिवाइज कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए, और कल की क्लास का आगाज ही हम यहीं से करेंगे। अभी हम सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास सेक्शन 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन तमाम इम्पोर्टेंट रूल्स को जो हमारे पास जो है आते हैं बेसिकली करेक्शन को लेके। और करेक्शन हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर दफा कम से कम 5 नंबर जो हैं वो जरूर लेके आता है। सो हमें इन रूल्स को भी समझने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इन रूल्स के साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं, ताकि अगर कहीं पे हम भूलते हैं तो हम उसको देख लें, और जब आपकी ये चीजें मुकम्मल आपको अजबर हो जाएंगी
जब आप इन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट एज वेल। अच्छा जी, पहला एक रूल हमेशा आपने याद रखना है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बाद हमेशा आपने फेल की पहली फॉर्म लगानी। अगर आपके पास कहीं पे कैन आ जाए, अगर आपके पास कहीं पे मे आ जाए, अगर आपके पास जो है वो विल आ जाए, अगर आपके पास जो है वो शेल आ जाए, अगर आपके पास जो है वो कुड आ जाए, अगर आपके पास माइट आ जाए, अगर आपके पास जो है वो वुड आ जाए, इन्हें मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, लेकिन हम चूंकि जरा बेसिक से शुरू करेंगे, तो अगर शुड आ जाए, इनके बाद हमेशा आपने पहली फॉर्म लगानी है, दूसरी नहीं लगाएंगे। सो जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, क्या ये सेंटेंस ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट? अगर मैं लिखूं यहाँ पे he might went to लाहौर, क्या ये ठीक है या नहीं? he might, यस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या ये ठीक है? इज इट फाइन? दैट्स ग्रेट। अगर आपको ये आ गया, दूसरा रूल नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 2, दो दो आपने जो है वो याद रखना है, लेट के बाद और टू के बाद। लेट और टू के बाद हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको वर्ब लगाना है, जो अभी आपने पढ़ा है, तो वर्ब की कौन सी पहली फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है सही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपने याद रखना। अब इसको किस तरह से करेंगे, चलिए इसको, अब रूल तो आपको पता हुआ, पता चल गया, जरा इसको ठीक करके दिखाइएगा। लेट हिम वेंट देयर, let him went there, क्या आएगा यहाँ पे? let him went there, let him go there, excellent, very good उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आंसर किया इसको। I intend to past matriculation this year, जी, I intend to pass matriculation, oh, great, I intend to pass matriculation this year, वेरी गुड। हमें दो रूल्स याद हो गए, और इनको रिवाइज करना चाहें तो रिविजिट कर सकते हैं। अब हम रूल 3 पे चलते हैं, जो कि करेक्शन के लिए हमें जरूरी है। एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर फिक्रा है, उसके अंदर दो हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर he said that he is ill, ये हमारे पास सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, उसमें पास्ट टेंस आए, जैसे कि यहाँ पे है he said, तो यहाँ पे हमारे पास ये पास्ट टेंस है। अगर पहले हिस्से में पास्ट टेंस आए, तो दूसरे में क्या आएगा? हमेशा याद रखिएगा, पहले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, याद कर लीजिएगा। हमारे पास सेंटेंस का जो पहला हिस्सा होता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम बात करेंगे। सो प्रिंसिपल क्लॉज, जो दूसरा हिस्सा होता है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जिस तरह से स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का एक सबऑर्डिनेट होता है, तो ये हमारे पास जो है वो पहला प्रिंसिपल और दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल साहब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर हो और सब ऑर्डिनेट जो है वो किसी और टेंस के अंदर हो। सो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर अगर पास्ट टेंस है, तो सब ऑर्डिनेट क्लास के अंदर कौन सा टेंस आएगा? कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस ही आएगा। यस, यहाँ पे भी हमारे पास पास्ट टेंस आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ पे ऐसी कोई सच्चाई बताई जा रही है कि जिस तरह से जमीन गोल है, जिस तरह से पानी हमेशा जो है वो बेजायका होता है, तब जो है वो हम वहां पे क्या करेंगे? प्रेजेंट लगा सकते हैं। तो जी इसको इसको ठीक करें। He said that he is ill. Let's see
कौन है जी सबसे पहले ब्रिलियंट जो इसे कहते हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है मिस इकरा साहिबा? इकरा साहिबा क्या मसला आ रहा है? ये फरंगियों की बनाई हुई मौसलाती बड़का जात के आलात जो हैं वो क्या तंग कर रहे हैं? अच्छा जी, रूल 3। अब मिस समीना राणा साहिबा समझने की कोशिश की। इस बार कहा कि पहले हमने ये देखा कि एक सेंटेंस में दो हिस्से हों, जिस तरह से ही सेड दैट। अब ये हमारे पास जो है वो पहला हिस्सा यहाँ तक है। क्लियर? अब मैंने इसको आपकी आसानी के लिए क्लियर कर दिया। अब पहले मुझे ये बताएं कि आपको ये पता चल गया एक सेंटेंस जिसके दो हिस्से हों। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। समीना आपके मैं रिस्पॉन्स का वेट करूंगा कि ये आपको पता चल गया। पहले हिस्से को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ये जो पहले वाला है। सो ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो दूसरा है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है? अब अगर जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर यहाँ पे हमें सेट बता रहा है कि ये जो है वो सेट क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है ना, माजी का है। ठीक है? सेज होता तो प्रेजेंट का होता, तो यहाँ पे जो इज है वो यहाँ पे नहीं होगा। ये भी क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए था। ठीक है? आई एम श्योर कि आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन मिस समीना। अगर कोई और इससे नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। जी, इसको जरा कीजिएगा। ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। जी पार्टिसिपेंट्स, ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। अर्थ वॉज राउंड। ओ यस, यस, यहाँ पे हमारे पास इज राउंड ही आएगा। He said that earth is round because it is universal truth। ही तो समझाना चाह रहा हूं मैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम जो है वो चेंज नहीं कराएंगे। ठीक है? अब जी आगे चलते हैं, हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारी क्लास जैसे खत्म होगी हम उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे और आखिर वाले 10 मिनट्स में हम क्विज लेंगे जो फाइल आपके साथ शेयर हुई है। आई एम श्योर कि आपने उस फाइल को प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है? जो जीके के हवाले से है, बिकॉज जीके का वीक है तो उसमें आपने जो फाइल है वो प्रिपेयर की होगी। वेल जी, टॉकिंग अबाउट, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं इकरा साहिबा। रूल नंबर 4 हमारे पास है, हम एंड पे दोबारा आपको चांस दे देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर फिक्रे के अंदर ये मत कीजिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दें, कोई चाय पी रहे हैं तो कप को रख दें, तवज्जो से इस बात को सुन लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपने बार बार उसका पास्ट परफेक्ट लगाना है, बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं करें कि हैड लगाने के बाद उसके साथ तीसरी फॉर्म लगा दें। पास्ट परफेक्ट मत बनाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ। पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ ही हैड गॉन टू लाहौर, सो ही हैड गॉन टू लाहौर। अब यहाँ पे मुझे हैड गॉन टू लाहौर की बजाय अगर मैं इसको ही वेंट टू लाहौर कर दूं तो ये ज्यादा मुनासिब है। ठीक है? ही वेंट टू लाहौर। रूल समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है। अगर सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा के पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो उसमें एडवर्ब या कंजंक्शन अगर कोई और लगा हो, कोई एडवर्ब लगा हो या कोई कंजंक्शन लगा हो, तो आप क्या कर सकते हो? तीसरी फॉर्म भी लगा सकते हो। सो आप इसको बेहतर है कि आप जो है उनके साथ जो है वो वेंट में उसको जो है वो कर लो। ठीक है? आप जो है ये एक बेहतर सिचुएशन है। ठीक है? सो इट इज, हमारे पास ये जो आपने बात की है कि हैड के साथ हमारे लिए ये कंपल्शन है कि हम एडवर्ब को यूज करें। मुमकिन है इस रूल की अभी आपको ज्यादातर समझ ना आई हो, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है। हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम तमाम चीजों को तरीके से समझ चुके होंगे। आइडिया आपको दिया, आप इसको जो है वो ज़हन में रखेंगे।
और आगे हम जो है वो अभी चलते हैं, कुछ और इजी जो है वो रूल्स को समझते हैं, फिर वापस आएंगे। अच्छा जी, रूल नंबर 4 में आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का वजूद नहीं है। लाइक शेल हैज कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, विल हैज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, कैन हैज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मे हैज बीन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से शेल हैज बीन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से विल हैज बीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने गुरेज करना है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, फाइलों के साथ आपने विल हैव बीन लगाना है। वहां पे हैज बीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आप नहीं लगाएंगे। मे हैव बीन आएगा, शैल हैव बीन आएगा, ठीक है। सो हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिकली हमारे पास वजूद नहीं है, और आपने इसको जब भी यूज़ करना है, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। बाज़ लोग गलत कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब इसको आप ठीक कीजिएगा। ही, अब वो ही को देखते हैं तो कहते हैं कि हैज़ बीन तो ठीक ही होगा। ही विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो इसको ठीक कीजिएगा क्विकली। ही विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मीटिंग खत्म हो रही है, दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास था इससे पिछला पेज, ये हमारे पास उससे पिछला पेज, और ये हमारे पास जो था आई थिंक यही पेज था। इसको थोड़ा सा अगर टाइम बचा तो ये लें जी, इसको ये लें यहाँ पे। ठीक है जी, हम मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये पहली स्क्रीन है हमारे पास, ये दूसरी है और ये तीसरी है, यहीं से दोबारा शुरू करते हैं।